अगली हेडिंग लगा दो, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जैव विविधता तथा संरक्षण, लगाई हेडिंग। अब मुझे बताओ, बायो का मतलब क्या होता है? क्या? लिविंग, यही है ना? बताओ डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता है। अब जैसे मैं एग्जाम में तो मान लूं, इसका मतलब लिविंग में प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। इसका मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस क्लास के अंदर अपन कोई बाड़मेर से, मैं बाड़मेर से हूँ, कोई आप में से कुछ डूंगरपुर के, कुछ बांसवाड़ा के, कुछ प्रतापगढ़ के, कुछ उदयपुर के, कुछ भीलवाड़ा के, कुछ चित्तौड़गढ़ के। मैंने माना कि आप 6-7 जिलों से हो, तो यहाँ पर अभी एक स्पीसीज है, ह्यूमन है। अब मैं दूसरा ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक इधर आम का पेड़ खड़ा है, इधर एक गाय बैठी है, पीछे एक भैंस है, उधर एक शेर है, उधर एक कुत्ता है, इधर एक पीपल का पेड़, मतलब एक से अधिक स्पीसीज हुई। तो यहाँ विविधता हुई ना लिविंग की, यहाँ विविधता हुई ना, तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब इस जो सजीव जातियां, भले प्लांट हो या एनिमल, उनकी अलग अलग जातियों का पाया जाना, मतलब उनकी विभिन्नताएं पाया जाना, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इसमें आता है, एक शब्द आया था, यहीं से बता देता हूं। ये जो शब्द है ना बायोडाइवर्सिटी, ये शब्द दिया था, किसने दिया था? वाल्टर जी रोजेन। ये रीड का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द किसने दिया था? देखो यहां टर्म बाई, देखो ये शब्द टर्म बाई वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन ने ये शब्द दिया था। अब ये भाई साहब इस शब्द देके चले गए, लेकिन ये शब्द ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ये शब्द इसको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, इसकी ज्यादा रील नहीं बनी। इसको फेमस भी करना तो एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन। उस एडवर्ड विल्सन ने इस शब्द को ज्यादा प्रसिद्ध किया। तो लिखो जैव विविधता, नहीं आप ऐसे लिख लो, इस शब्द को प्रसिद्धि, ऐसे लिख लो, इस शब्द को प्रसिद्धि, इस शब्द को प्रसिद्धि टर्म पॉपुलराइज्ड बाय इस भाई का नाम था एडवर्ड, देखो एडवर्ड विल्सन। क्या नाम था? एडवर्ड विल्सन। तो इस भाई ने इस जैव विविधता शब्द को ज्यादा फेमस किया था, और इस शब्द दिया किसने था? वाल्टर जी रोजेन। तो ये रीट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये क्या जैव विविधता शब्द किसने दिया था? ये पीवाईक्यू आपके लिख दो, पीवाईक्यू रीट में भी आ रखा है और बाकी एग्जाम में भी खूब आ रखा है। तो जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वाल्टर जी रोजेन ने दिया था। अब आगे की परिभाषा लिखो जैव विविधता की, लिखो पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में, पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले समस्त सजीवों, पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले समस्त सजीवों, पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले समस्त सजीवों, अर्थात अब हमने नाम लिया सजीव, मतलब प्लांट भी आएंगे, एनिमल भी आएंगे और बैक्टीरिया भी आएंगे। पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले समस्त सजीवों अर्थात पादप, कोमा प्राणियों, पादप कोमा प्राणियों व सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहते हैं। वह सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहते हैं।
सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो मतलब आया समझ में? जैव विविधता क्या है? जीवों की विविधता, भले वो प्लांट हो, भले एनिमल हो, भले बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू, लिखना मत अभी आप, अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब सामने देखो, भाई सर्वे का मतलब क्या हुआ? सर्वे किसको बोलते हैं? क्या 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 करना? आंकड़े इकट्ठे करना, यही हुआ। हाँ तो देखो इधर, बोटनी का मतलब इसने प्लांट के आंकड़े इकट्ठे किए और इसने जूलॉजी के। हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की। तो बॉटनिकल सर्वे ने कहा कि भारत के अंदर या टोटल जो अभी तक 4500 प्लांट स्पीसीज है, कितनी है? 4500 प्लांट जातियां पाई जाती है। कहां पर? भारत के अंदर। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसने बताया कि भारत के अंदर 4500 प्लांट की स्पीसीज है। जैसे आम एक हो गया, खजूरी दो, नीम, ऐसे करके कुल कितनी है? 4500। ये तो इसने बताया, ज्ञात है इसके आंकड़े, लेकिन इससे अधिक है। अभी तक सभी के बारे में जानकारी नहीं मिली है इनको। ये मैंने लिखा स्पीसीज मतलब जाति। लेकिन जूलॉजी के का हुआ सर्वे, तो उसमें एनिमल के आंकड़े आए। तो इन्होंने कहा अभी तक भारत के अंदर 77,000 एनिमल के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। कितने एनिमल्स? आया समझ में? इसका मतलब अनुसार, किसके अनुसार? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार प्लांट की तो भारत में 4500 जातियां पाई जाती है और एनिमल की 7700 जातियां, सॉरी 77,000 लिख लो। उसका मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग का। क्या? ये बॉटनिकल तो कलकत्ता में है। बॉटनिकल तो जूलॉजी वाला मुझे नहीं पता कहाँ पे है। ये हाँ तो होगा। बॉटनी वाला तो मुझे पता है कलकत्ता है। लिखो जल्दी। लिख लिया? अब आगे हेडिंग लगाओ, जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता होता है या कोलकाता? कोलकाता। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। अब आगे हेडिंग लगाओ, जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और आगे लगा देना, इसके कितने लेवल है? 3। वैसे 4 लेकिन अपने काम के 3 ही है। इसको डिवाइड कर लो 3 लेवल में, लगा देना, इंपॉर्टेंट। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में लिख देना आनुवांशिक विभिन्नता, आनुवांशिक सॉरी विविधता, आनुवांशिक विविधता। इसका हो जाएगा जातीय विविधता, स्पीसीज।
स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता, इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी विविधता, इकोसिस्टम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसका हो जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इसका हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब समझो उसको, साथ में मत लिखना, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा, अभी से कह रहा हूं। लिख के जो सामने देखो, आंखें खोल के लिख लिया। अब देखो पहला क्या है, मतलब आनुवांशिकी, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी संबंधित है। पीछे लिखा डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं, विभिन्नताएं, विविधता विभिन्नता एक ही बात। अब देखो पहला है जेनेटिक, ये इस चीज, यहां इस डाइवर्सिटी की परिभाषा ये होगी जीन लेवल के ऊपर विभिन्नताएं। कैसे, मैं आप यहाँ परिभाषा दिखाऊंगा, एक ही स्पीसीज के अंदर जीन लेवल के ऊपर विभिन्नताएं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अपन यहाँ इतने सारे बैठे हैं, अपन सभी की जाति एक है, कौन जाति है, होमो सैपियंस, मैं भी होमो सैपियंस, आप भी होमो सैपियंस। हम यहाँ, अब हम सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है ना, मेरा जैसे मैंने माना ए पॉजिटिव है, जैसे किसी का ए नेगेटिव है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, किसी का बी नेगेटिव, तो अलग अलग है ना। एक ही जाति के अंदर अलग अलग विभिन्नता है ना। अब ये विभिन्नता क्यों आ रही है, जीन के कारण आ रही है ना। मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है एक जीन के अंदर 3 एलील के द्वारा निर्धारित होता है। अब मेरे अंदर जैसे एलील 3 एलील कौन कौन से थे, अब जैसे मैंने माना मेरे अंदर एलील ये पाए जा रहे, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा ना। अब जैसे कोई ऐसा जिसके अंदर ये पाया जा रहा आपके IA IB, तो इस व्यक्ति का क्या होगा, AB होगा। अब कोई ऐसा जिसके अंदर ये पाया जा रहा है, एलील पाया जा रहा है, इसका क्या होगा, B होगा। अब ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, यहाँ पर एलील अलग है, यहाँ पर एलील अलग है, यहाँ पर एलील अलग है। तो एलील के स्तर पर, जीन के स्तर विभिन्नता है ना, एक ही जाति के अंदर पाई जा रही है, इसको बोलते हैं जेनेटिक विभिन्नताएं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल, आप सबके चेहरे देख लो, कोई ज्यादा काला मेरे जैसा, कोई ज्यादा गोरा है, ये भी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जीन का है ना, ये भी मेरे जीन अलग अलग है, सेम जीन मेरे अंदर उसकी एलील अलग है, आपके अंदर थोड़ा एलील अलग, कोई ज्यादा गोरा है तो उसकी में एलील अलग है, कोई थोड़ा उससे कोई सांवला है तो उसमें एलील अलग है। तो ये भी क्या है, जेनेटिक, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं। आया समझ में। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, हाइट देख लो, ह्यूमन एक होमो सैपियंस एक जाति है, सभी की हाइट अलग अलग है, क्यों, जीन की विभिन्नता के कारण, मेरे जीन अलग, आपका जीन अलग, तो ये होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब लिखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या हुआ, देखो एक ही जाति में पाई जाने वाली जीन स्तर की विभिन्नताएं, एक ही जाति में पाई जाने वाली जीन स्तर की विविधता या विभिन्नताएं, एक ही जाति में पाई जाने वाली जीन स्तर की विभिन्नताएं, एक ही जाति में पाई जाने वाली जीन स्तर की विभिन्नताएं, जीन जीन एक ही जाति में पाई जाने वाली जीन स्तर या आनुवांशिक, मतलब जीन स्तर या आनुवांशिक स्तर एक ही बात है। वेरिएशन एट जीन लेवल इन सेम स्पीसीज, इन सेम स्पीसीज, इन सेम स्पीसीज। आया समझ में। लिखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, पहला लिखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मनुष्य में रक्त, मनुष्य में खून समूह, रक्त समूह, रक्त समूह, अरे रक्त समूह, हंस क्या रहे हो, हाँ तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, हाँ हंस लो भाई, ह्यूमन ब्लड ग्रुप,
फिर लिखो, ये एग्जाम्पल हो गया वुमन का। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने कोई आम का देखा पौधा, देखा होगा ना आपने, आम आम मैंगो, मैंगो की अलग अलग वेरायटी आती है ना, लेकिन मैंगो की जाति है कि मेहंदी फेरो इंडिका। अब उस क्या भाई, जैसे केसर आम है, और कौन से आते हैं, बादामी आम है, लंगड़ा आम है, ये सब उसकी अलग अलग वेरायटी है ना। जैसा प्लांट उसकी वैसा आम। तो प्लांट एक ही है, मतलब सॉरी जाति एक ही है, लेकिन उस जाति के अंदर जीन अलग अलग है, मतलब उस जाति के अंदर आनुवांशिक विभिन्नता ही है। तो यहाँ लिख लो, आप हिंदी में लिख लो, आम की किस्में, अलग अलग आम की किस्में, आम की किस्म, वेराइटी ऑफ मैंगो, वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की किस्में। अब मैं बोल सकता हूं गेहूं की किस्में, बाजरे की, किसी की भी, आए समझ में, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, जो जीव या जो जाति जितनी, जैसे कोई स्पीसीज है, वो स्पीसीज जिस एनवायरनमेंट पे रह रही है, अगर वो उस एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूल ज्यादा है, तो उस स्पीसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएटा ज्यादा आएगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, जेनेटिक वेरिएशन, अभी लिखना मैं समझा दूंगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आनुवांशिक विभिन्नता या आनुवांशिक विविधता, ये समानुपाती होती है अनुकूलन क्षमता के, किसके, अनुकूलन क्षमता के समानुपाती, अनुकूलन क्षमता। इसका मतलब ये है, किसी जाति के अंदर, उस जाति की उस प्राकृतिक वातावरण के अंदर जितनी ज्यादा अनुकूलता होगी, उस जाति के अंदर उतनी ज्यादा आनुवांशिक विभिन्नता होगी। इसकी समानुपाती है ना, लिख लो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, या लिख लो आनुवांशिक विविधता समानुपाती अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन क्षमता। जो जाति जितनी अधिक अनुकूल होगी अपने वातावरण के प्रति, उस स्पीसीज के अंदर उतनी अधिक विभिन्नता आएगी आनुवांशिक स्तर पे। ये आया समझ में? अब आ जाओ इसके ऊपर, स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर। क्या, जातीय विविधता, सीधा मतलब पता पड़ रहा है। अब देखो इधर, ये हमारा एक एरिया है, एक रूम का। अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे अपन 100 बच्चे बैठे हैं, कितने हैं, सभी की जाति है क्या, होमो सैपियंस। अब मैंने इधर एक आम का पौधा खड़ा किया, दूसरी जाति आई, इधर मैंने कुत्ता बांधा, तीसरी जाति, पीछे एक शेर है, चौथी जाति, बीच में एक गधा खड़ा है, पांचवी एक घोड़ा खड़ा पीछे। तेरा नहीं बोल रहा हूं भाई, तू क्यों हंस रहा है? तो कितनी, ये मतलब 7-8 हुई, सुनो, ये 7-8 जातियां हुई। एक होमो सैपियंस अलग है, मनुष्य जाति, ये कुत्ते की अलग है, गधे की अलग है, घोड़े की अलग है, मतलब एक ही क्लास के अंदर, एक ही एरिया के अंदर 7 जातियां हैं, अलग अलग स्पीसीज हुई। अब एक दूसरी क्लास और चल रही है, वहां के बच्चे बैठे आर्ट्स वाले, मतलब 100 बच्चे, वहां पर 500 बच्चे बैठे, उनकी संख्या हम ज्यादा, लेकिन वहां जाति एक ही होमो सैपियंस है। इसका मतलब बताओ डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा, अपनी ज्यादा है उनकी ज्यादा है? क्यों, यहाँ अलग अलग जातियां, यहाँ अलग अलग विभिन्नताएं है, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज है जातीय विविधता। आया समझ में? नहीं आया? लिख लो अपने हिसाब से, लाइन लाइन बना के देखो। लिख दो ना, मैंने समझा दिया, अब कैसे लिखना है। क्या नहीं लिख पा रहे हो? पेन नहीं चल दिया आगे? देखो, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग जातियां, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग जातियां, डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एरिया, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग जातियां। डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एरिया, मतलब एक एरिया के अंदर अलग अलग पाए जाती। अब देखो आप वैसे, चलो कोई मैं समझा दूंगा वापिस। देखो एग्जाम्पल, जैसे अब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सोलेनेसी फैमिली, वहां मैंने आपको आलू का नाम क्या बताया था, सोलेनम ट्यूबेरोसम, मतलब उसके जीनस है में सोलेनम, पीछे ट्यूबेरोसम स्पीसीज है, ठीक है। फिर मैंने आपको बैंगन का नाम क्या बताया था, सोलेनम मेलानोजिना,
मतलब इसकी स्पीसीज चेंज हो गई और जाति सॉरी जीनस वंश सेम है ना, तो जाति अलग हुई ना, तो ये इसको बोलते हैं जाति भी, मतलब अलग अलग जाति के अंदर। अब मैंने आपको यहाँ क्या लिखाया था, एक ही जाति के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है या अलग अलग जाति के अंदर। आया समझ में दोनों में फर्क क्या है? यहाँ आप एक ही जीव के अंदर बात करोगे, एक ही स्पीसीज में बात करोगे, यहाँ अलग अलग स्पीसीज में। इसलिए कोई एग्जाम्पल लिख लो, सोलेनम सोलेनम ट्यूबेरोसम, किसका नाम है? आलू का। दूसरा आता है सोलेनम मेलेनोगिना, मेलोनगिना, सोलेनम मेलोनगिना। ये विभिन्नता है ना जाति की, ये स्पीसीज अलग, ये स्पीसीज है। अब देखो एक आता है लोयन, देखो शेर, एक आता है टाइगर। टाइगर किसको? बाघ को बोलते हैं, चीते को? बाघ को बोलते हैं ना, चीते को लेपर्ड, और तेंदुआ किसको बोलते हैं? लेपर्ड। लिखो लिखो आप, लिखो आप, पहले लिखो शेर, शेर का नाम लिखो बॉटनिकल, अरे लिख लो शेर, शेर का नाम लिखो बॉटनिकल, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये शेर का जूलॉजिकल नाम है, पैंथेरा लियो। फिर नाम लिखो चीते का, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? चीते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चीते को लेपर्ड बोलते हैं, और तेंदुए को पैंथर। अच्छा हाँ, हो सकता है, पैंथर है ना, तो यहां लिख लो पैंथर, चीता हिंदी में लिख लो, अपने इंग्लिश में लिख लो पैंथर। अरे आवाज मत करो। पैंथर, पैंथेरा पार्डस इसका जूलॉजिकल नाम है, पैंथेरा पार्डस। अगला हो गया लेपर्ड, क्या होता है? तेंदुआ, इसका नाम लिख लो पैंथेरा, पैंथेरा एनिसिया, पैंथेरा एनिसिया। देखो फिर यहां देखो, इसमें पाई जाती स्पीसीज डाइवर्सिटी, सभी का जीनस एक है लेकिन जाति अलग अलग है, तो हम इसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। आया समझ में? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक ही स्पीसीज के अंदर आप उसकी अलग अलग विभिन्नता देखते हो, जीन स्तर पे देखते हो, लेकिन यहां पर आप स्पीसीज स्तर के ऊपर विभिन्नताएं देखते हो, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसमें आओ, लिख दिया? अब मैंने आपको अभी बताया था, एक ही विशिष्ट क्षेत्र में आप यहाँ से चले जाओ सदनगढ़ के अंदर, वहां आपको अलग अलग, वहां आपको पैंथर भी मिल जाएगा, लोयन भी मिल जाएगा और लेपर्ड भी। सभी का जीनस एक है लेकिन स्पीसीज अलग है, जाति अलग है, इसलिए हमने बोला स्पीसीज डाइवर्सिटी। वहां हम एक ही जीव की बात कर रहे थे, मतलब एक ही जाति के अंदर विभिन्नताएं है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई थोड़ा मखमला है, कोई सांवले रंग का है, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप A+ है, किसी का B नेगेटिव है, किसी का AB है, किसी का O है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज है। अब लिखो तीसरे वाला इकोसिस्टम, इसमें आ जाओ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अब देखो इसमें क्या होता है,
बताओ इकोसिस्टम मतलब क्या? पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका मतलब उस इकोलॉजी की, उस सिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे जितने भी हो लिविंग, भले प्लांट हो भले एनिमल, लिविंग के साथ में नॉन लिविंग, जैसे लाइट है, बरसात है, पानी है, मिट्टी है, ये भी साथ में कंबाइन करते हैं। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग फैक्टर को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसके अंदर कितने प्रकार के प्लांट है, उसमें जीनस भी अलग अलग होगा। यहाँ हम स्पीसीज की बात कर रहे थे, यहाँ स्पीसीज सेम था, जीनस सेम था, लेकिन यहाँ पर यहाँ हाथी नहीं आया ना, उसका हाथी का अलग होगा जीनस। यहाँ हाथी भी आएगा, कुत्ता भी आएगा, भैंस भी आएगी, मनुष्य भी आएगा, गाय भी आएगी, बकरा भी आएगा, बकरी भी आएगा, सब आएंगे उसके साथ। ये तो लिविंग आई, साथ में नॉन लिविंग मतलब लाइट भी आएगी, सन भी आएगा, बरसात भी आएगा, कोल्ड भी आएगा, हॉट मतलब हीट भी आएगा, सब आएगा। तो ध्यान रखना लिविंग प्लस नॉन लिविंग इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर एक ही स्पीसीज के अंदर विभिन्नता हो रही थी, यहाँ एक ही जाति के अंदर मतलब एक ही जीव के अंदर विभिन्नता हमने पढ़ी, यहाँ सभी को सम्मिलित करते हैं। तो आप इसमें लिख लो, हाँ अब हिंदी में लिख लो, जैविक तथा अजैविक, लिविंग तथा नॉन लिविंग फैक्टर को शामिल करते हैं, जैविक तथा अजैविक कारकों को शामिल करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग तथा नॉन लिविंग फैक्टर इंक्लूड, जैविक तथा अजैविक कारकों को शामिल करते हैं। ये तो कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, नीचे लिखो यह 3 प्रकार का होता है। कौन सा? ये इकोसिस्टम, ऐसा करो फिर लिखो ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार की होती है जो भी हो। 3 टाइप, ऐसे लिख लो 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। क्या लिखोगे? 3 टाइप्स। उसमें ये लिखो अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बी लिखो बीटा डाइवर्सिटी, और सी लिखो गामा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा का मतलब क्या होगा, बीटा का मतलब क्या होगा, और गामा का मतलब क्या होगा। तो अब आप अपन पढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार ये अल्फा बीटा गामा क्या है। सुनो इधर, अब ये टॉपिक समझ लेना, समझ नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। अपनी कॉपी यहां तक लिख लो, फिर सामने देखो। अब मैं बता देता हूं क्या है। एक बार इधर देखो, यहां से क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, लेकिन इसकी कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। यहां से पूछेंगे अल्फा की परिभाषा क्या है, बीटा की क्या है, गामा की क्या है। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर आप लिखोगे। ये कुणाल जॉब लगा, उसकी ड्यूटी लगी बाहर में, ठीक है, कुछ नहीं। ये इधर मयूर का घर है, और इस मयूर के घर का ये गार्डन, ठीक है ना। ये कुणाल का गार्डन, ये मयूर का गार्डन, और ये इधर ये इनके प्रिंसिपल का गार्डन। इधर ये इनके प्रिंसिपल का गार्डन है, प्रिंसिपल। सुनो अब देखो, अब मैं यहाँ नाम लिखूंगा नहीं, मयूर कुणाल प्रिंसिपल। मैं ये एक इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, इको यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो मैंने यहां लिखा ये इकोसिस्टम, ये मैंने लिखा इकोसिस्टम। अरे भाई इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2 और इकोसिस्टम 3। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब आगे चलो। अब इधर देखो, आप सुनो इधर। अब इस मयूर के गार्डन के अंदर एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है, तीसरा प्लांट सी है, तीसरा प्लांट सी है, एक डी है और एक है ई। मतलब 5 प्रकार के प्लांट इसके गार्डन के अंदर बोए हुए। इधर वापिस कुणाल का है, यहां इसके ए बी
सी। इसका मतलब ये तो यहाँ ये वाले प्लांट, ये प्लांट सेम है दोनों के गार्डन में, लेकिन कुणाल दो प्लांट और लेके आया, एक लेके आया एफ, एक लेके आया जी, तो ये प्लांट दो नहीं आए ना। पी एन का प्रिंसिपल थोड़ा इसके पैसे ज्यादा आते हैं, तो ये प्लांट कहीं बाहर से और नहीं लेके आया। पी प्लांट, क्यू प्लांट, आर प्लांट, एस प्लांट और टी। अब आप यहाँ सोचना, ये एक आम का पौधा, एक केले का, एक नीम का, कोई भी, ठीक है ना, अलग अलग स्पीसीज, मैंने नाम दिए ए बी सी डी, मैं लिख नहीं सकता है आम, केला, खजूरा, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब मैं आपको समझाऊंगा अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा क्या होती है और गामा, समझ लेना यहाँ डायग्राम से, कि लैंग्वेज समझ आया या नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो अल्फा का मतलब है अल्फा डाइवर्सिटी, पहले हम निकालेंगे अल्फा डाइवर्सिटी, फिर निकालेंगे बीटा, फिर निकालेंगे गामा। अल्फा डाइवर्सिटी का सुन लेना, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक इकोसिस्टम के अंदर या एक किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर कितनी प्रकार की जातियां पाई जाती है। क्या मतलब, एक किसी एक इकोसिस्टम में, भले इसकी बात करो भले इस, मतलब तीनों के अलग अलग आएगी ना। अब मैं इधर अगर पांच, तो पांच के अलग अलग आती। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं हमारे इस रूम की कितनी होगी डाइवर्सिटी, जैसे मैं बाड़मेर से हूँ, कुछ डूंगरपुर, प्रताप, मतलब अपन 5 जिलों से, मतलब तो क्या होगी, इस रूम की 5 होगी अल्फा डाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। बताओ यहाँ कुल कितने प्रकार की जातियां हैं, तो मैंने लिखा इस इकोसिस्टम एक की कितनी हुई अल्फा डाइवर्सिटी, 5। यहां बताओ कुल कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है ना, ये सब अलग अलग है, इसकी तुलना अभी मत करना, ये पूरा अलग घर है, इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है और इसकी 5, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, मतलब अल्फा का मतलब, अब आएगा क्वेश्चन, अल्फा डाइवर्सिटी परिभाषा क्या, एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की संख्या, भिन्न भिन्न जातियां कितनी होती है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अब आता है बीटा डाइवर्सिटी, क्या आता है, बीटा डाइवर्सिटी। अब सामने देखो, हमने कहा कि अल्फा डाइवर्सिटी का हमेशा स्टडी किसी के साथ तुलना नहीं होगी, केवल उसी एक के अंदर कितनी होती है। अब ध्यान रखना, बीटा डाइवर्सिटी में हमेशा 2 इकोसिस्टम की तुलना की जाएगी, कितने की, 2। मैंने लिखा ना, 1 और 2, 1 और 3 में करो तुलना, 2 और 3 में। अब एक ध्यान रखना, जो भी कॉमन प्लांट आ रहा, जो भी कॉमन जाति, उसको काउंट नहीं करना है। क्या नहीं करना, जो भी 2, हम बीटा की बात कर रहे हैं, बीटा में 2 के बीच में करेंगे, हम तुलना करेंगे ना, तो बीटा के अंदर जो भी आप जिन भी 2 इकोसिस्टम की तुलना कर रहे हो उसके अंदर जो जो कॉमन जातियां आ रही उनको आपको काउंट नहीं करना है। पहले यहां आओ, इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2, बताओ इनमें कॉमन कौन कौन सी आ रही है, कट करो, फिर कौन सी आ रही है, ये बी और ये सी। अब बताओ बीटा डाइवर्सिटी कितनी होगी इकोसिस्टम 1 और 2 की, 1 2 3 4 प्लांट है ना, इसकी होगी 4, कितनी हुई, 4। अब इस पे करो, बीटा डाइवर्सिटी 1 और 3 की करो, कितनी होगी, कॉमन को काट देना, बाकी वाली काउंट नहीं काउंट करनी है, 1 और 3 की तुलना करना, 10 होगी ना, 5 ये 5 और 10 हुई, ये मैंने जो काटा इसके साथ काटा है, कितनी हुई, 10। अब तुलना करो 2 और 3 की, ये हमारा 2 नंबर, ये 3 नंबर, बताओ कितनी होगी इसमें, 10 होगी ना, ठीक है। मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट रुकना। ये मैंने यहां लिख लिया बी, ठीक है। अब बताओ इसकी कितनी होगी, 9 होगी ना, क्यों, इस बी को इस बी से मैं काट लूंगा, पीछे यहां बचे ये कितने प्लांट, 4 प्लांट बचे और यहां बचे 4, कितनी हुई, 8 हुई ना, तो 9 कैसे हुई, किसकी, फर्स्ट और, हाँ वो भी हो जाएगी, तो हाँ तो फिर वो ये अपने यहाँ काटना पड़ेगा, फिर आप इसको 10 रहने दो ना, क्या आपने ना काटना क्यों, इसको आप 10 रहने दो, तो ये इसकी भी हो जाएगी 10,
कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको माइंड में फिर, ठीक है। कॉमन को काट देना है, बाकी वालों को काउंट करना है। अब तो बीटा डायवर्सिटी कितनी हुई, एक और दो की चार, एक और तीन की, और दो और तीन की 10। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जब दो इकोसिस्टम के बीच में तुलना की जाती है या दो इकोसिस्टम के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता को कहते हैं बीटा डायवर्सिटी। अब आता है तीसरा, आता है गामा डायवर्सिटी। क्या आता है, गामा डायवर्सिटी। क्या है गामा डायवर्सिटी, गामा डायवर्सिटी मतलब होता है टोटल इकोसिस्टम की डायवर्सिटी। हमारे पास कितने इकोसिस्टम है, तीन है ना, एक दो तीन। इन टोटल तीन के अंदर कितने प्रकार की जाति पाई जाती है उनको काउंट करना है, जो है कॉमन है उसको काट देना है। अब बताओ कॉमन आप कैसे काटोगे, बताओ पहले आप बताओ, यहाँ टोटल कितनी है, ये होगी ना 15। कॉमन कितनी आ रही है, तीन आ रही है ना, तो है ये मैंने क्या 15 माइनस 3, पीछे बची 12। तो इन इकोसिस्टम की गामा कितनी होगी, 12। आया समझ में, तीन जो आ रही है, कॉमन तीन ही आ रही है ना अपने, थर्ड में कहा कॉमन आ रही है, हाँ तीनों में नहीं, सुनो, एल्फा का मतलब आपको एक इकोसिस्टम देखना है, बीटा का मतलब आपको दो की भी तुलना करना है, गामा का मतलब आपको तीनों में तुलना करना है। सुनो, छह नहीं तीन कटेगी, आप छह काटोगे तो ये पूरी कट जाएगी ना। ये तो अपन इसलिए काट रहे हैं कि ये प्लांट यहाँ खड़ा है, इसी अपन तीनों को साथ में काउंट कर रहे हैं, यहाँ ये दोनों नहीं कटेगी। हाँ हाँ, दो में आ रही है तो वो कटेगी, अगर तीन में आ रही है अलग अलग, जैसे मैं यहाँ ये लेके आ जाता टी वाली, और यहाँ इधर टी होती, तो मैं इस टी को काट लेता, इसको मैं काउंट कर देता। हाँ यहाँ नहीं करना आपको, यहाँ आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप दो में तुलना कर रहे हो। जहां दो में होगी तुलना वहां आपको कट करना पड़ेगा उसको। क्या हुआ, तो ये संख्या कितनी हुई, 12। ये आया समझ में, अल्फा बीटा गामा। अब आप इसकी ये लिख दो, ये बता दो फटाफट। और नीचे ऐसे नोट में लिख देना, कॉमन स्पीसीज आर नॉट काउंट। एल्फा का मतलब एल्फा डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। जल्दी लिखो अब इसको। ये मैं लिख देता हूं कॉमन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है, कॉमन स्पीसीज है। और ये सब लिखने के बाद लिख लगाना नॉट। कॉमन स्पीसीज आर नॉट काउंट। मतलब जो स्पीसीज कॉमन है उसको काउंट नहीं करना है। हो गया, लिख देना कॉमन स्पीसीज आर नॉट काउंट।
फिर लगाओ नीचे अल्फा डाइवर्सिटी, नीचे लिखो अल्फा डाइवर्सिटी, लिख लिया अल्फा डाइवर्सिटी। चले आगे, लिखो अल्फा डाइवर्सिटी। अब बताओ उसकी परिभाषा क्या होगी। एक ही इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। अब मैं यहाँ लिखाऊंगा एक ही इकोसिस्टम में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न जातियां, ये होगा ना, लिख लो। और अगर इंग्लिश लिखना है ऐसे लिख लो, डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, एक ही इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्नता, ऐसे लिख लो, एक ही इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विभिन्नताएं या विविधता, डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी विद इन इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाली विविधता। आया समझ में, लिखो बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा बताओ, दो इकोसिस्टम के बीच की विभिन्नता, ये होगा ना। तो लिखो दो इकोसिस्टम के बीच की विभिन्नता, विविधता है ना, विविधता लिखना, विभिन्नता मत लिखना, विविधता, विविधता, डाइवर्सिटी बिटवीन टू इकोसिस्टम, बिटवीन टू इकोसिस्टम। आगे लिखो गामा डाइवर्सिटी, आगे लिखो गामा डाइवर्सिटी, अब मैं इसकी आपको परिभाषा दिखाऊंगा, एक विशिष्ट एक बड़े क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न इकोसिस्टम के बीच की डाइवर्सिटी। देखो एक बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न इकोसिस्टम के बीच की विविधता, एक विशिष्ट या बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न इकोसिस्टम के बीच की विविधता। डाइवर्सिटी ओवरऑल इकोसिस्टम, हमने ये कहा था ना, अल्फा हमने एक पढ़ा था, बीटा में दो में तुलना की, तो गामा के अंदर पूरे के साथ में ये था आपका अल्फा बीटा गामा। यहाँ से क्वेश्चन आता, कई बार एग्जाम आ रखा पीवाईक्यू, ये तीनों तीनों पीवाईक्यू है। अल्फा का मतलब क्या, बीटा का मतलब क्या, वो कोई नहीं पूछेगा, ऊपर वाला गणित वाला मैंने बताया, वो मैंने बताया था समझाने के लिए, लेकिन पूछेगा यहाँ से अल्फा का मतलब क्या, बीटा का मतलब क्या, गामा का मतलब क्या। अब नीचे देखो नोट, देखो नोट, इस लगाओ नोट, लगाओ नोट, यहाँ लिखो गामा डाइवर्सिटी, देखो गामा डाइवर्सिटी
बराबर लिखो अल्फा डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी बराबर अल्फा डाइवर्सिटी मल्टीप्लाई बीटा डाइवर्सिटी। अगर आपको किसी एरिया की गामा डाइवर्सिटी ज्ञात करनी है तो आपको अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना, ये आ जाएगी, इनकी डाइवर्सिटी आ जाएगी। आया समझ में? अब देखो मैं आपको एक बार वापस समझाता हूं बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है। ये यहां तक आई समझ में? अब देखो इधर, ये बनाना मत अभी। ये एक इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम, ये हो जाएगा तीसरा इकोसिस्टम। यहाँ एक जाति सॉरी एक स्पीसीज है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। यहां पर क्या है, एक पाई जा रही ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। यहां पर एक पाई जा रही है पी, एक है क्यू, एक है आर। इस बात को जाता है अपन, एक है आई, एक है जे, एक है के, एक है एल, एक है एम। अब बताओ नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 5। तो मैं ये कह सकता हूं, अब मैं यहाँ ज्ञात करूंगा बीटा डाइवर्सिटी। मुझे क्या ज्ञात करनी है? अब आपको पता है कि इसकी अल्फा 5 अल्फा 5 अल्फा 5 है, 5 हो गए अल्फा अल्फा तो, लेकिन मुझे ज्ञात करनी है बीटा डाइवर्सिटी। अब मैं एक आपको और बताता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लॉजिक। इधर देखो, अब देखो इधर, अब हमें ज्ञात करनी है बीटा डाइवर्सिटी, ज्ञात करनी है ना। सामने देखो, अब आपको पता है कि बीटा डाइवर्सिटी ज्ञात करने के लिए दोनों के बीच में तुलना की जाती है, पता है ना। इसका मतलब मुझे इनके बीच में तुलना करनी है, यही हुआ ना, इकोसिस्टम एक और इकोसिस्टम सेकंड। अब मुझे बताओ, ये डायग्राम देख के आप, पहला मैंने लिखा सिमिलरिटी मतलब समानता, बताओ इनमें कितनी है समानता। आप मुझे बताओ परसेंटेज, मतलब 100% है ना, तो मैंने यहाँ लिखा 100% समानता। कितनी समानता है? ये 100% समानता है। बताओ, इसका मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के सेम, मतलब ये इकोसिस्टम इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब समान स्पीसीज वापस आ रही है इसके अंदर भी। तो बताओ यहाँ ओवरलैप कितना हो रहा है? 100% हो रहा है ना। ये मैंने लिखा 100%, ये परसेंट, डिफरेंस यानी अंतर, दोनों में अंतर कितना है? 0%। ठीक है, ये 0%। बताओ बीटा डाइवर्सिटी कितनी होगी? 0 होगी ना, 0। अब इसकी तुलना करो, बताओ यहाँ सिमिलरिटी कितनी होगी? सिमिलरिटी कितनी है? 0% है ना, ये मैंने लिखा 0% सिमिलरिटी। बताओ यहाँ ओवरलैप कितना है? 0%, ये मैंने लिखा ओवरलैप 0%। डिफरेंस बताओ कितना है? मतलब 100% पूरा डिफरेंस है, ये लिखा 100% डिफरेंस है। बताओ इसकी बीटा डाइवर्सिटी कितनी होगी? मतलब 10 है ना। हाँ, मतलब
10 ही होगी ना। इसका मतलब यहाँ में क्या, यहाँ वाल्टर जी रोजेन जिसने बायोटर्म वो कहना चाहता है जितनी अधिक सिमिलरिटी होगी, जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतनी डाइवर्सिटी जीरो होगी, बीटा डाइवर्सिटी। इसका मतलब बीटा डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बीटा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी, यही हुआ ना। डिफरेंस 0%, बीटा डाइवर्सिटी 0, डिफरेंस 100%, मैक्सिमम बीटा डाइवर्सिटी 10 आ गई। 10 स्पीसीज है, 10 बीटा डाइवर्सिटी। आया समझ में कॉन्सेप्ट ये उतार दो, ये ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया। लिखो जल्दी। हो गया, फिर लगाओ नीचे हेडिंग, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर विद इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। ये समझ में आया बीटा डाइवर्सिटी कैसे निकालते हैं, या बीटा तो जितनी अधिक समानता होगी उतनी अधिक बीटा डाइवर्सिटी कम होगी। इसलिए रिश्ते हमेशा दूर करने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, लेकिन साइंस भी कहती है जब भी एंगेजमेंट हो, शादी हो, जितना अधिक रिश्ता होगा ना उतना जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, जो संतान होगी वो उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि जीन अलग अलग आएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, वही जीन घूम के वापस आ रहा है, कहीं ना कहीं वो जीन मिलता है भाई जहाँ किसी के साथ लड़के से हो रही है तो वो लड़का कहीं ना कहीं बुआ के या ताई से कहीं ना कहीं मिलेगा, वो रिश्तेदार होता है। मैक्सिमम शादियां कौन बुआ ताई मामा ये कराते तो उनके तो कहीं ना कहीं से वो जीन वापस आ जाता घूम के। इसलिए कहा जाता, साइंस कहती है कि रिश्ता हमेशा दूर करो, जितना हो सके उतना अपने क्षेत्र को फैलाओ। डूंगरपुर वाला बाड़मेर करो, बाड़मेर वाला इधर करो, तो जीन अलग अलग आपस में मिलेंगे तो बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चे अच्छे मतलब उनकी एडवांस मतलब उनकी इम्यून पावर अच्छी होती है, और मॉडर्न बच्चे होते हैं बच्चे। और इसलिए जोड़ो। और दूसरी बात सुनो, पुराने आपने सुना होगा पुराने टाइम के अंदर अपने ये जैसे घर वाले देखते थे भाई कि 7 पीढ़ी रिश्ता दूर करो। कारण क्या, यही कारण होता था, उनको साइंस का पता नहीं होता लेकिन लॉजिक यही होता था। अब हम लोग घर में कोई चोट लगती है या कोई कभी ये दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, क्यों पीते? हाँ तो वो क्यों पीते, कारण क्या, लेकिन उनको साइंस का है क्या होती है। हाँ उसमें एंटीबायोटिक होती है, वो अपन एक तो टेबलेट लेते वो भी एंटीबायोटिक है हल्दी में, इसलिए वो गाँव में काम आती। तो लेकिन वो अब उनको ये नहीं पता ना कि ये एंटीबायोटिक है। तो पुराने जो इलाज है वो अच्छे हैं लेकिन कारण नहीं पता होता, तो साइंटिफिक वैल्यू उनके भी है। इसलिए बीटा डाइवर्सिटी जितनी अधिक, सिमिलरिटी जितनी ज्यादा होगी बीटा डाइवर्सिटी कम होगी, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अच्छी होगी। अब लगाओ अगली हेडिंग, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक।
इसमें सबसे पहला कारण आता है, एक आता है लेटीट्यूड। अब लिखना मत, पहले एल्टीट्यूड। बताओ उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। लिख देना, ऊंचाई। एक आता है लेटीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। लिख दो हिंदी में, लिखो पहले एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, अक्षांश कैसे करते हो अब बताऊंगा आपको, जैव विविधता को प्रभावित कैसे करते हो, लगा देना इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं अक्षांश। पढ़ा है ना देशांतर अक्षांश? अब देखो, ये कोई पहाड़ है, ये इसकी ऊंचाई, ये टिप पार्ट, और ये इसका नीचे वाला है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं लो एल्टीट्यूड से हाई जा रहा हूं ऊपर, सो एल्टीट्यूड। मैं लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड जा रहा हूं, मतलब मैं कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई जाऊंगा। दूसरा मैंने कहा लेटीट्यूड, ये हमारी धरती है, ये हमारे क्या पोल है, ध्रुव, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रीजन कौन सा? जीरो, जिसको हम वो इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा। यहां वाला होता है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होता है। पढ़ा होगा आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है ना? अब देखो ये 0 डिग्री है, अब मैं इधर जाऊंगा तो 90 डिग्री, और इधर जाऊंगा तो 90 डिग्री। ठीक है, अब सुनना, भले मैं बात करूं एल्टीट्यूड की, मतलब ऊंचाई की बात करूं, भले मैं बात करूं लेटीट्यूड की। एल्टीट्यूड का मतलब निम्न भाग से ऊपर जाना, ऊंचाई में जाना, मतलब मैं पहाड़ से ऊपर चढ़ता हूं, ये इसका एल्टीट्यूड की बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड, मतलब कम अक्षांश से अधिक अक्षांश। भले आप कम एल्टीट्यूड से अधिक पे जाओ तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी, मतलब यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जैव विविधता यहां पर कम होगी। पहाड़ों का जो नीचे वाला भाग होता है ना, वहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, तो मैं बोल सकता हूं लो एल्टीट्यूड के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया? आ गया। तो लो एल्टीट्यूड के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। यहां मैं बोल सकता हूं लो लेटीट्यूड के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। मैंने आपको अभी बताया भूमध्य रेखा को, वहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है। अब आपके क्वेश्चन ऐसे आता है कि लेटीट्यूड या एल्टीट्यूड, ऊंचाई या अक्षांश जैव विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना लो के ऊपर ज्यादा, भले एल्टीट्यूड की बात हो भले लेटीट्यूड की बात हो। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये उसकी व्युत्क्रमानुपाती है, होगा ना, व्युत्क्रमानु होगा ना ये। अब वो कैसे बताओ क्या? अब मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूं आपको। तो भले लेटीट्यूड की बात हो भले एल्टीट्यूड की बात हो, इतना ध्यान रखना दोनों में लो के ऊपर ज्यादा होगा, हाई के ऊपर कम होगी। अब मैं यहां लिख रहा हूं बायोडाइवर्सिटी क्या लिखा, बायोडाइवर्सिटी व्युत्क्रमानुपाती 1/, यहां क्या आएगा, ये मैंने लिखा एल्टीट्यूड, या बात हम करें किसकी, लेटीट्यूड की, मतलब ऊंचाई और अक्षांश। इसका मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यही होता है ना। अब मैं मानता हूं ये बढ़ रहा है, मतलब हम एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये घटेगा। अब मैं बोलता हूँ ये घट रहा, मतलब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ, इधर मैं घट रहा हूँ, मतलब मैं 90 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर आ रहा हूँ, तो ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। आया समझ में? अब मैं पूरी लाइन नहीं लिखाऊंगा, ये उतार दो सीधा शॉर्ट। इसको ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना, लो लेटीट्यूड लो एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। मैं नीचे लिख देता हूं आपके, लो एल्टीट्यूड एंड लो लेटीट्यूड इन दोनों के अंदर बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, हाई होगी।
बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। आया समझ में? एक ही बात है दोनों ही। दूसरा लिखो, दूसरा लिख लो। भूमध्य देखो उष्ण, अच्छा ये लिखना अभी लिख लिया ये, तो लिखो जल्दी 2 नंबर पॉइंट लिखो फिर। दो नंबर लिखो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हाई। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों वन पर जैव विविधता हाई होती है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं भूमध्य रेखा की, ये बात भूमध्य रेखा की हो रही है ना, इसके क्वेश्चन लिख लेना। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा, इसके लिख लो। मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, क्या हुआ? किसको? इक्वेटर लाइन कह रहा हूं ना। EQUATER, इक्वेटर लाइन। इसका मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी। अब बताओ जैव विविधता ज्यादा कहाँ होगी? वहां होगी जहाँ बरसात अधिक होगी, वहां का मौसम अच्छा होगा, जहाँ तापमान अच्छा वहीं होगी ना। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर मौसम हमेशा अच्छा रहता है। इसका मतलब अमेजन वन यहीं पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। नहीं सुना? अमेजन वन को बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े। तो अमेजन वन यहीं, क्या सुंदरबन नहीं, सुंदरबन नहीं, अमेजन के वन, अमेजन के जंगल, पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं उसको, वो यहाँ पाए जाते हैं। क्यों? वहां जंगल ज्यादा है, इसलिए वहां पर बीच में एक बार आग लगी थी ना एक बार। अब लिखो 3 नंबर, तीन नंबर लिखो, हिंदी में लिख लो आप। भूमि की, लिखो भूमि की, नहीं इसलिए लिखो भूमि का कम उपजाऊपन होना, भूमि का कम उपजाऊपन होना, भूमि का कम उपजाऊपन होना। रिड्यूज लैंड फर्टिलिटी, अरे मैं कर दूंगा कुछ, चलो गरीब। रिड्यूज लैंड फर्टिलिटी। अब ये तो उल्टा लग रहा है ना, भूमि की उपजाऊपन कम, लेकिन हम कह रहे हैं जैव विविधता अधिक होगी। अब आपने अभी लिखा ना भूमि का उपजाऊपन होना कम, उसके आगे लिखो तीर करके जैव विविधता अधिक। उल्टा है ना ये, बताऊंगा उल्टा कैसे है। देखो जैव विविधता अधिक, भूमि का जितना उपजाऊपन कम होगा उतनी जैव विविधता क्या होगी? अधिक होगी। अब बताओ, अब देखो इधर ये कोई खेत है, सुनो इधर, और इधर ये खेत है, ये कोई मयूर का खेत है, जहाँ ये पौधे खड़े हैं। कितने पौधे खड़े हैं? 4। अब इसके अंदर ही खनिज लवण है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, कार्बन है, कुछ भी हो, खाद है, ठीक है ना भाई। खाद क्यों बोलते हैं? उपजाऊपन। यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अपने खाद ज्यादा है। मतलब इस खेत की तुलना में इस खेत के अंदर खाद ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये खेत उपजाऊपन ज्यादा है, लेकिन यहाँ कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट है, प्लांट होने की वजह से इस खेत में जितनी भी खाद थी, जितने भी खनिज लवण थे, प्लांट ने ऊपर अपने और ले लिए, मतलब अपने अंदर ले लिए, तो भूमि का उपजाऊपन कम हो गया, भूमि का उपजाऊपन कम हो गया, लेकिन यहाँ प्लांट इसकी तुलना में ज्यादा है ना, इसलिए यहाँ जैव विविधता ज्यादा हुई। आया समझ में? मतलब जहां पर जैव विविधता ज्यादा है वहां पर जैव ज्यादा होने के कारण प्लांट ने पूरे जो अंदर जो जमीन का जो उपजाऊपन था, वो जो खनिज लवण थे वो अपने अंदर ले लिए, तो उस जमीन का उपजाऊपन कम हो गया, इसलिए वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। जहां पर प्लांट नहीं है, इस जमीन का उपजाऊपन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होगी।
फैक्ट आया समझ में? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन ये है ना, ये अपन उल्टा लगता है। भूमि का उपजाऊपन कम होना, जैव विविधता ज्यादा होना। कारण क्या? उसने अपने अंदर पूरी ले ली खनिज लवण जमीन से खींच के। आया समझ में? आगे लिखो 4 नंबर। 4 नंबर लिखो, को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन क्या होगा? को इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या बताओ? को का मतलब साथ में, इवोल्यूशन मतलब विकास, साथ साथ में दो जातियों का विकास होना। जैसे अभी देखो, पहले बताता हूं। कहा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट में फूल होते हैं, मैंने कल बताया था, एंजियोस्पर्म, अब फूल के अंदर क्या मधुमक्खी आएगी? क्यों आएगी? परागण करने के लिए आएगी ना। तो कहा जाता है कि मधुमक्खी के कारण एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास हुआ है। मधुमक्खी ने उसमें पॉलिनेशन किया तो मधुमक्खी का भी विकास हुआ, उसके साथ साथ में उस एंजियोस्पर्म प्लांट का भी विकास हुआ। तो दोनों का विकास साथ में हुआ ना, उससे जैव विविधता बढ़ेगी। अब ऐसा कोई जंगल है, उस जंगल में एक पौधा ऐसा है, उस जंगल के 2 पौधे खड़े हैं, वो 2 पौधे साथ में वृद्धि कर रहे हैं, तो वो तो मतलब जैव विविधता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, उसमें जैव विविधता बढ़ रही है ना। तो को इवोल्यूशन हो रहा है। को का मतलब साथ में, इवोल्यूशन मतलब विकास होना। जब दो जातियों का साथ में विकास हो उसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। आया समझ में? तो ये आपके होते हैं बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद आएगा बायोडायवर्सिटी को हानि पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से? 2 मिनट क्लास हो रहे। अब आगे लिखो, हेडिंग लिखो, बायोडायवर्सिटी। आप ऐसे लिख लो, जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारक। 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 जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारक, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। फिर नीचे लिखो, एक वैज्ञानिक है, इसका नाम है क्विल क्वार्टेट के द्वारा, क्वार्टलेट, क्विल कार्टलेट के अनुसार, ऐसे लिखो, क्विल कार्टलेट के अनुसार, और इसको लगा देना PYQ। ये क्या है? PYQ है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बायोडायवर्सिटी को नष्ट होने के लिए जो कारक है उसके बारे में किसने बताया था? क्विल क्वार्टलेट ने बताया। किसने बताया था? क्विल क्वार्टलेट ने। अब बताओ, किसी जैव विविधता को नष्ट करना, हमें क्या करना पड़ेगा? हम उस प्राकृतिक आवास को नष्ट कर ले, जैसे अरावली। क्या? को इवोल्यूशन वाला। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसमें क्या फूल पाए जाते हैं, उसमें फ्लावर होते हैं ना। तो कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास मधुमक्खी के कारण हुआ है। क्यों? मधुमक्खी उसमें क्या काम आती थी? पॉलिनेशन करने के लिए आती थी, परागण। जैसे जैसे मधुमक्खी का विकास हुआ उसके साथ में एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास होता गया। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास हुआ तो साथ साथ मधुमक्खी का विकास हुआ। मधुमक्खी आज तो बढ़ेगी ना जैव विविधता, तो उधर मधुमक्खी बढ़ रही है, इधर एंजियोस्पर्म बढ़ रहा है। जैव विविधता, जब दोनों जातियों का विकास साथ में हो रहा तो जैव विविधता बढ़ेगी अपने आप। हमने ये लिखा था ना कि मतलब प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, एक भाई था जिसका नाम था क्विल क्वार्टलेट। सीधा क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता के नष्ट होने के कारणों के बारे में किसने बताया था? क्विल क्वार्टलेट। अब एनसीईआरटी में दे रखे 4 कारण, बाकी जगह ऐसे कारण अब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूं कि हमारे अरावली है, वहां जैव विविधता ज्यादा है, प्लांट खूब है। अब आप में से कोई जाए वहां पे खेत लेके प्लांट की कटाई कर ले, तो मैं कह सकता हूं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जैव विविधता कम होगी ना, तो लॉस हुई ना। तो पहला लिखो, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। प्राकृतिक आवासों का नष्ट तथा खंडन होना, नष्ट तथा खंडन, फ्रेगमेंटेशन, उनके टुकड़े होना। ठीक है ना। पहला हो जाएगा लॉस ऑफ नेचुरल
लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट, ये कारण सही है। आप वहां पे गए, आपने वहां जाके खेती करनी शुरू, वहां पे जैव विविधता नष्ट हुई। अब दूसरा कारण इसमें आता है, जैसे ये हमारा इलाका उदयपुर, यहाँ पे प्लांट खड़े हैं, जैसे ये अपन मान लेते अरावली है, वहां पे जैव विविधता है, सब अच्छा, आप पेड़ नहीं काट रहे, लेकिन बाहर से कोई एक ऐसी स्पीसीज आ गई जिसने यहाँ आके ज्यादा ग्रोथ कर ली। जैसे हम एक लेके आए थे, ये अपने पार्थिनियम ग्रास आ गई, अब वो हमारे खेतों में परेशान कर रही है ना। अब तो बाकी वाली को वो पार्थिनियम ग्रास, अब तो क्या होता है, आपने नाम सुना दूब घास, ये अपन यहाँ सिटी में, लेकिन अपने गाँव में नहीं बोते ये दूब घास। क्यों नहीं बोते? क्योंकि पूरे खेत में वो फैल जाती है। अब जब वो पूरे खेत में फैल जाती है, तब हम जो खनिज पदार्थ, जो खाद होता है, जो हमारे गेहूं के लिए आवश्यक होता है, गेहूं के पौधे के लिए, वो घास ये पहले से पूरा खुद ले लेती है। तो गेहूं के पौधे को घास मतलब खाद नहीं मिला ना, तो मैं कह सकता हूं कि बाहर से जो विदेशी जाति आई है, या कोई बाहर से कोई दूसरी स्पीसीज आई है, उस स्पीसीज की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, तो हमारे यहाँ वाली स्पीसीज की वृद्धि कम हो जाएगी। जब उस एक स्पीसीज की वृद्धि ज्यादा हो रही है, हमारे वाली की जैव विविधता कम हो जाएगी ना। आया समझ में? अब मैं आपके साथ में कोई फर्स्ट ग्रेड का बच्चा बिठा दूं, आपकी ग्रोथ कम ही होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि वो या तो है क्या, तो आया समझ में? मतलब तो देखो दूसरा कारण, विदेशी जातियों का प्रवेश, ऐसे लिख लो, विदेशी जातियों का आना, ये लिख लो, विदेशी जाति का आना, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, विदेशी जातियों का आना। अब तीसरा कारण देखो इधर, हम अगर किसी चीज को, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अगर ज्यादा करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा, तो लॉस होगा ना। हमारे पास कोई खेत है, आपने उस खेत में एक बार गेहूं बोया, 2 बार बोया, 3 बार बोया, चौथी बार गेहूं उतना नहीं होगा जितना पहले होता था। इसका मतलब आपने एक लिमिट से ज्यादा उसका उपयोग किया प्राकृतिक संसाधनों का। आया समझ में? तो लिखो, इसका आप कारण लिख लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवर एक्सप्लोरेशन, हिंदी में लिख लो आप सीमा से अधिक, सॉरी ऐसे लिखो, प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमा से अधिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमा से अधिक उपयोग, ओवर एक्सप्लोरेशन। ओवर एक्सप्लोरेशन। अब चौथा आता को एक्सटेंशन, मतलब दोनों, को का मतलब साथ में, और एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त होना। जैसे एक पहले था डोडो बर्ड्स और डोडो ट्री, एक देखा कभी देखा डोडो बर्ड देखिए, डोडो पक्षी है। सुनो, लिखना मत अभी, मैंने लिखा को एक्सटेंशन, इसका को का मतलब साथ में, एक्सटेंशन का मतलब होता है विलुप्त होना, मतलब साथ में विलुप्त होना। अब देखो, एक था डोडो बर्ड्स पक्षी, एक था डोडो ट्री। डोडो बर्ड्स हमेशा डोडो ट्री के ऊपर बैठता था, क्या काम करता था, वो उसके वहां से बीज को लेके जाता, किसी दूसरी जगह पे जाके फेंक देता, वहां पे खाके, तो वहां पे वो डोडो वहां उगता, ये होता था ना। लेकिन जब डोडो प्लांट नष्ट हो गया, तो साथ में डोडो ट्री नष्ट हो गया। सॉरी, डोडो बर्ड्स क्यों, डोडो बर्ड्स हमेशा डोडो ट्री के ऊपर आके बैठता था, लेकिन अगर डोडो बर्ड नष्ट हो गया तो उसके बीज को ले जाने वाला कोई नहीं बचा, डोडो ट्री नष्ट हो गया। तो यहां लिख लो साथ, को एक्सटेंशन लिख लो, ये को एक्सटेंशन, और आगे हिंदी में लिख देना साथ में विलुप्त होना, दोनों स्पीसीज का, दोनों जातियों का साथ में विलुप्त होना। नीचे लिख लो एग्जाम्पल, डोडो बर्ड्स एंड डोडो ट्री। डोडो बर्ड्स एंड
डोडो बर्ड्स, डोडो प्लांट पे बैठता था, इसके बीज लेके जाता था, लेकिन डोडो बर्ड्स ने आना बंद कर लिया उसके ऊपर, तो ये भी नष्ट हो गया। आया समझ में? तो एक के बिना एक अधूरा है, दोनों साथ में दोनों अगर जिएंगे तो साथ में जिएंगे, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे। क्या? अब देखो, ये तो आपके दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर, कहाँ दिए हुए? ये एनसीईआरटी में 4 दिए हुए। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, एग्रीकल्चर का ज्यादा करना, ये भी जैव विविधता करेंगे, अपन खाद ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे कोई भी तो नेगेटिव कारक हो जिनके कारण से जैव विविधता कम हो, कोई भी कारण हो, आया समझ में? जैसे मैं लिख सकता हूँ कि बारिश का कम होना, ये भी जैव विविधता कारण है ना। मैं ऐसे बोल सकता हूँ रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग करना, ये भी जैव विविधता नष्ट करता है। कोई भी नेगेटिव कारक हो जिसमें अपने खेत की फसल नहीं हो, वो सब इसके कारण होंगे। अब लगाओ नीचे नोट, एक लाइन लिख लो। देखो नोट, नोट में लिखो रॉबर्ट मेयर स्पीसीज कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट मेयर स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आगे लिखो रॉबर्ट मेयर स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आगे लिखो इनके अनुसार विश्व में 7 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। इनके अनुसार विश्व में 7 मिलियन जातियां पाई जाती हैं, 7 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। आया समझ में? 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, और ये होते हैं 7 मिलियन यानी 70 लाख। अब नोट का दूसरा पॉइंट लिखो, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता, लिखो पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता, करो तीर, आगे लिखो अमेजन वन, अमेजन वर्षा वन में होती है, अमेजन वर्षा वन में होती है। और अमेजन वर्षा वन के कोष्ठक में लिख दो दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, लिख लो दक्षिणी अमेरिका कोष्ठक में, दक्षिणी अमेरिका। और अमेजन वन के नीचे ऐसे तीर करो, फिर लिखो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। अमेजन वन के नीचे तीर करो, फिर लिखो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। ये आपके था बायोडायवर्सिटी। अब इसमें अपने बाकी रह गया एक पेज का, वो करेंगे नेक्स्ट संडे या जब भी, ठीक है ना? ये उतार देना उसके पीछे। कहाँ उतारोगे? जो भी करो लेकिन वहां लिखना। और जो मैंने आपको डेट लिखाई है ना, ये आप 3-4 डेट है अलग से, ये डेट वहां लिख देना उसके साथ में ही, तो वो ठीक रहेगा आपके। आया समझ में? अब देखो कल अपनी क्लास वही है, कल मैं क्लास लूंगा वापस डबल। अब वो मैं सूचना दूंगा आपको, ग्रुप में याद दे दूंगा, ठीक है ना? 2 बजे बताऊंगा फिक्स। क्लास लगभग होगी 90% होगी, 10% चांस और नहीं हो। मैं मतलब आपको बता दूंगा या किसी को पर्सनल मैसेज कर दूंगा, बता देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्लास शाम वाली क्लास होगी वापस। और टेस्ट के लिए तैयारी करते रहना।